नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स और हम कवर करेंगे क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को। तो अगर आप क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, तो पूरे सेशन से बने रहिएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम रेगुलर वीडियोज़ अपडेट करेंगे, रेगुलर वीडियोज़ डालेंगे और कुछ टॉपिक डेली बाई डेली कवर किया जाएगा। तो आप डेली बाई डेली चैनल पर आइए और उससे रिलेटेड चीज़ें आप देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर अर्थशास्त्र को स्प्लिट कर दिया जाए तो अर्थ और शास्त्र होता है। आप इसे स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे अर्थ होता है और होता है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो जब भी हम जिस धन का अध्ययन करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट माना जाता है। इससे लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है धन का अध्ययन, रुपए पैसे का अध्ययन। लेकिन इकोनॉमिक्स की व्याख्या सिर्फ धन के अध्ययन से कहीं ज़्यादा विस्तृत है। अगर इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में देखने का प्रयास करें तो इकोनॉमिक्स को और बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसे, ये समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए कि आप और मैं सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई एंड हम और आप एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। अब हमारी बहुत सारी नीड्स होंगी, हमें बहुत सारे सामान चाहिए दैनिक जीवन को व्यतीत करने के लिए, अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और हम डिमांड भी करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपकी इनकम है 15,000 रुपये महीने। आपकी इनकम है 15,000 रुपये महीने। अब सामान तो आपको बहुत सारी चाहिए लेकिन आपके पास पैसा सिर्फ 15,000 रुपये महीने है। तो आप कुछ भी प्रयास करके 15,000 रुपये महीने में ही अपना खर्चा निकालने का प्रयास करोगे। यानी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा है। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल कर लेना, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है। ये तो हमने एक नैरो कॉन्सेप्ट में देखा, लेकिन अगर ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखा जाए, पूरे ऑल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें या फिर किसी देश की इकोनॉमी या फिर पूरे भारत के या फिर पूरे विश्व के इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो भी यही सारी समस्याएं होती हैं। रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं और हमें हमारी नीड्स बहुत सारी होती हैं, हमारी ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं और उन सारी नीड्स को हमें फुलफ़िल भी करना होता है एक एक करके। तो उन सारी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करें, ये इकोनॉमिक्स बताता है कि मिनिमम संसाधन में कैसे आप अपने मैक्सिमाइज अपनी यूटिलिटी को कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स को अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, कि हमारे पास हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास संसाधन कम है। तो हम कम संसाधन में अपने मैक्सिमम ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। अब जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आपको दो टर्म ज़रूर सुनने को मिलेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। लगे हाथ इसका बेहद समझ लीजिए। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो शब्द का मतलब होता है छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम बहुत सूक्ष्म लेवल पर किसी चीज़ की स्टडी करें तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, और अगर हम बृहद लेवल पर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम और आप हैं, ठीक है, हमें नीड है फूड की, हमें नीड है फूड की, ठीक है। जैसे मैं हो गया, मुझे ज़रूरत है फूड की। अब मैं अपने फूड को प्राप्त करने के लिए, अपने फूड के नीड को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो करूँगा, जैसे कि सबसे पहले फूड अब मुझे चाहिए, मैंने डिमांड किया, तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इसे मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। हम डिमांड करेंगे तो कोई सप्लाई करेगा। सप्लाई करने में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स यूज़ होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट होके एक फूड हमें प्राप्त होता है खाने के लिए। तो ये माइक्रो लेवल पर आ जाएगा। लेकिन अगर पूरे भारत का, जैसे इंडिया है, पूरे भारत के जितने भी सारे लोग हैं सभी लोगों को जो डिमांड होता है वो आ जाता है आपका माइक्रो लेवल पर, यानी बृहद लेवल पर।
इसीलिए हम कहते हैं कि जब पूरे भारत की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आता है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी बहुत बड़े लेवल पर, पूरे भारत के लेवल पर हम कैसे चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। और बेसिक बहुत छोटे लेवल पर जो डिमांड किया जाता है या छोटे लेवल पर जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो आता है माइक्रो के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें पढ़ना है फ्यूचर में। तो सबसे पहला इसमें है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं मार्केट में बिलोंग करता हूँ। अब मुझे चाहिए साबुन। जब मुझे साबुन चाहिए तो मैं डिमांड करूँगा, भाई मुझे साबुन चाहिए, मुझे 5 साबुन चाहिए। तो जब 5 साबुन की मैं डिमांड करूँगा तो मेरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ऐसा होगा जो साबुन का मैन्युफैक्चर करेगा और मुझे सप्लाई करेगा। तो मैं कैसा बिहेव करता हूँ, उस साबुन के दृष्टिकोण से मैं कैसा बिहेव करता हूँ, कितना प्राइस देना चाहता हूँ, मेरा पूरा का पूरा जो बिहेवियर है, मेरी पूरी की पूरी साइकोलॉजी हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। दूसरा है प्रोडक्शन। जब भी बात हम प्रोडक्शन की करते हैं तो मान लीजिए हम कंज्यूमर हैं, हमने कुछ डिमांड करा, तो कोई तो ऐसा होगा ना जो प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोडक्शन करके हमें देगा, तो उसे भी हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले हम एक कंज्यूमर को पढ़ते हैं, फिर एक प्रोड्यूसर को पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई आखिर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ें एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने में कुछ कॉस्ट भी आती है। जो कॉस्ट आती है उसको भी हमें पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड की जाती है और किसी चीज़ की सप्लाई की जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉस्टिंग आती है वो उसके प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, किसी के पास कोई खास मोनोपोली पावर नहीं है, एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते हैं, पूरे मार्केट में सेम लेवल पे प्राइस होती है, सेम लेवल पर प्रोडक्ट होते हैं, कोई बंदा प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि मार्केट में जितने प्रोड्यूसर हैं सभी एक लेवल के प्राइस को नहीं देखते हैं, अपने हिसाब से प्राइस को रखते हैं। वो देखते हैं कि उस वस्तु की जिसका वो विक्रय कर रहे हैं या जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उसकी डिमांड कैसी की जा रही है। तो इन सबको देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस चार्ज कर लिया जाए। ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर कहाँ पर इंटरेक्ट करके चीज़ों का व्यापार करते हैं। वह कौन सा प्राइस लेवल है जहाँ पर प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड होता है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होता है। ये भी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में।